नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं रोजाना की तरह। यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे हर बड़ी खबर पर। और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। यूपी में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी। शिक्षकों ने इसका विरोध किया। अब हर ओर से लगातार विरोध को देखते हुए इस व्यवस्था को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम ने ये बात बताई। उत्कर्ष, इस मामले में क्या अपडेट है? सरकार ने क्या कहा है? क्या अगले 2 महीने में सहमति बन जाएगी? देखिए, बात सहमति से ज्यादा वरुण, जो हम पहले दिन से बोल रहे थे इस पूरे विषय पर जब हमने बात की थी, वो ये थी कि भाई आप टीचरों के साथ संवाद करिए, बात करिए और वहां से दिक्कत जो है वो उसका हल निकल आएगा, उसका सोल्यूशन निकल आएगा। अब जो पूरी की पूरी जानकारी आई वो यही हुई कि जब शिक्षक संघ के तमाम जो नेता हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षकों का, वो और सरकार के जो प्रशासनिक अमले के सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी बैठे, तो ये तय हुआ कि 2 महीने तक इस पर होल्ड लगा देते हैं, 2 महीने तक इस आदेश को स्थगित कर देते हैं। 2 महीने के बाद हम ये करेंगे कि इस 2 महीने के दौरान एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और वो एक्सपर्ट कमेटी शिक्षकों को जो दिक्कत आती है, जो हमने बिंदुवार पिछले कुछ चर्चाओं में इस बात को रखा था, मैं फिर दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था शिक्षकों ने कि उनको हाफ डे नहीं मिलता, हाफ सीएल जैसी कोई चीज उनके लिए नहीं है, ईएल उतनी नहीं मिलती या सीएल उतनी नहीं मिलती जितनी किसी और सरकारी कर्मचारी को मिलती है। जिस तरीके से सरकारी विभागों में नियम है, वैसे ही शिक्षकों के लिए नियम होने चाहिए, अलग नियम नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं की जो बात है उसको लेकर हुई थी। तो ये जो मांगे थी, अब सरकार और जब शिक्षक संघ के लोग आपस में बैठे तो ये बात आई कि ठीक है, 2 महीने तक इस पर होल्ड लगाते हैं और इस होल्ड को लगाने के बाद अग्रिम आदेश तक, मतलब 2 महीना जो सूत्रों के जरिए जानकारी आई है, कई ये बता रहे हैं कि अगले आदेश तक, यानी कि जब तक ये पूरा रिव्यू नहीं हो जाएगा, इस पूरे मामले पर होल्ड रहेगा। और एक्सपर्ट समिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दिक्कतों को नहीं, बल्कि टीचरों को उस पूरी डिजिटल अटेंडेंस प्रक्रिया में आने वाली हर समस्या को और शिक्षकों की ओर से दिए जाने वाले तमाम सुझावों को सुनेगी। फिर वो कमेटी शासन के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपने जो भी पॉइंट होंगे दिक्कतों को लेकर, सुझावों को लेकर, वो रखेगी और उसके बाद ही अगला कोई फैसला आएगा। यानी अब ये मान लीजिए कि जब तक कोई नया फैसला नहीं आता तब तक डिजिटल अटेंडेंस की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लागू थी वरुण, उस पर कोई भी किसी भी शिक्षक को वो डिजिटल अटेंडेंस लगाने की, उस टैबलेट का, उस बायोमेट्रिक का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाएं वैसे ही चलती रहेंगी जैसे वो पहले चल रही थी, यानी कि शिक्षक स्कूल जाएं, पढ़ाएं और वो जो हाजिरी लगाते थे, वहां रजिस्टर पर मौजूद जो हाजिरी लगाते थे, अब वो हाजिरी वहीं पर लगाएं। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर में रहने वाले लोगों के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। इन इलाकों के निवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान की रजिस्ट्री है वो मकान नहीं तोड़े जाएंगे। इसके बाद से इन इलाकों में जश्न का माहौल है। उत्कर्ष, कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा और जिनके घर पहले तोड़े जा चुके हैं, क्या उनको भी लेकर कोई बात हुई है? नहीं, अब जो घर पहले तोड़े गए उस पर तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इसमें दो बातें निकलकर मोटा मोटा सामने आई है वरुण। ऐसे समझिए कि एक तो रिवर फ्रंट के दायरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितनी जगह तोड़ दी गई, यानी चूंकि अब रिवर फ्रंट बनाने के लिए जगह खाली कराई गई है, पहले तो ये रिव्यू हो जाए कि उतने में रिवर फ्रंट बन सकता है। अगर उससे कुकरेल नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर काम होगा। दूसरा, लोगों ने जब अपनी दिक्कतें बताई तो उसमें दो पहलू आए। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पहलू दिखाई दिया जो कि एक शासक के तौर पर बेहद जरूरी था। उन्होंने लोगों की दिक्कतों को समझा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप, मतलब आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मैं अगर उस जो मीटिंग में बात हुई उसकी उस पूरी जानकारी को अगर आपके सामने रखूं तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों पर जाइए। पंत नगर हो या फिर इंद्रप्रस्थ नगर हो, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है, जो लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और उन्होंने एक बात और कही, हमने पिछले कई दिनों पर कई ग्राउंड रिपोर्ट चलाई थी वरुण, अमर उजाला उत्तर प्रदेश के अपने चैनल पर। हमने देखा था घरों पर मार्किंग की गई थी, लाल निशान लगाए गए थे, जिससे तय किया गया था कि ये जो घर होंगे ये तमाम उस कार्रवाई की जद में आएंगे। उन्होंने कहा कि फ्लड जोन में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फ्लड जोन में शामिल निजी मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं था।
और ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाए। जब लोगों ने उनको वस्तुस्थिति बताई कि वहां पर कैसे एक भय का माहौल है, डर का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि हर एक घर तोड़ दिया जाएगा, मार्किंग डिमार्किंग जैसी कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अब अधिकारी फील्ड पर जाएं, यानी कि उन इलाकों में जाएं, पंत नगर पर जाएं, प्रेम नगर पर जाएं, तमाम उन जगहों पर जाएं, इंद्रप्रस्थ नगर पर जाएं और लोगों से मिलें, उनका भ्रम और भय दोनों को दूर करें। इसके अलावा उस इलाके को डेवलप करने की भी उन्होंने निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं का भी अगर जरूरत है तो उसको उस पर भी काम करिए। तो कल तक जो तस्वीरें हमको दिख रही थी और हमारे ही कैमरे पर दिख रही थी, जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हमने वो महिलाओं का दर्द देखा था, वो रोती हुई औरतें देखी थी। आज वही लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। हमारे प्रयासों को भी सराहा गया कि अमर उजाला ने जिस तरीके से इस पूरे विषय को लोगों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में रखा, तो जरूरी एक मांग होनी चाहिए। हमने अपने पत्रकारिता के जिस धर्म को निभाया, लोगों ने उसकी तारीफ भी की। तो कल तक जहां हमको एक निराशा, एक भय, एक आंसू दिख रहा था, आज वहां जश्न है, पटाखे फोड़े गए हैं, ढोल बजाए गए हैं। और वो तस्वीरें, और मुझे लगता है कि अपने तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त अमर उजाला देख रहे हैं, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर उन मोहल्लों की हर एक तस्वीर, हर एक स्टोरी अलग अलग एंगल से, किसने क्या कहा, क्या हुआ, उस समय क्या माहौल था जब ये मार्किंग हो रही थी, तमाम लोग वो भी देख सकते हैं। वरुण, मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह कराने का ऐलान किया है। इसके बाद मौलाना का विरोध शुरू हो गया है। हिंदुवादी संगठनों के लोग मंगलवार को डीएम से मिले और ज्ञापन देकर मौलाना के कार्यक्रम को अनुमति न देने की मांग की। उत्कर्ष, बरेली का ये मामला बहुत चर्चा में है। ये मामला है क्या? पहले धर्म परिवर्तन कराने की बात की जाती है, फिर निकाह कराने की बात की जाती है। प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन, पहली बात तो क्योंकि अनुमति मांगी गई है डीएम से, तो सरकार को यह तय करना है कि अनुमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के लिए और धर्मांतरण के खिलाफ, दोनों ही परिस्थितियों में धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट रूप से एक अलग कानून आया था। योगी सरकार ने ही वो कानून लाया था जिसमें लव जिहाद जैसे तमाम बातें हुई थी। तो तब ये बात हुई थी कि धोखे से, गलत जानकारी के साथ किसी भी तरीके का धर्म परिवर्तन जो है वो उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है, वो एक आपराधिक कृत्य है। इसके अलावा शादियों के मामले में भी अगर पति ने या पत्नी ने, किसी भी एक पक्ष ने अपनी जानकारी छुपाकर दूसरे पक्ष से शादी की है और उस आधार पर बाद में धर्मांतरण होता है कि नहीं, मेरा असली नाम ये नहीं है जो मैंने आपको बताया था, मेरा असली नाम या असली धर्म ये है जो अब मैं आपको बता रहा हूं, और आप उस आधार पर मेरी अगर बीवी हैं या मेरे पति हैं तो आप मेरे धर्म में आ जाइए, वो भी गलत है। दूसरा, धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम या नए कानून हैं उसके मुताबिक जिनको धर्मांतरण करना है उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है, वो उसकी मांग करते हैं, वो अनुमति मांगते हैं और वही लोग बताते हैं, कारण बताते हैं और उसकी जांच होती है कि किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ टेक्निकली तो दो आधार हैं जिसके आधार पर मुझे लगता है कि अनुमति रद्द हो जाएगी। सबसे पहली बात, जिन व्यक्तियों को धर्मांतरण करना है अनुमति उनको मांगनी चाहिए। तौकीर रजा सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम की अनुमति मांग सकते हैं, धर्मांतरण की नहीं मांग सकते। वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो शायद जिस पर विवाद हो सकता है, जो कार्यक्रम जिसमें सुरक्षा चाहिए, वो उसको लेकर, कार्यक्रम को, कार्यक्रम स्थल को लेकर, कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर अनुमति मांग सकते हैं, लेकिन वो किसी और की बिना पर धर्मांतरण की अनुमति नहीं मांग सकते। दूसरी बात, क्योंकि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, तमाम संगठनों ने, खासतौर पर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक लव जिहाद है, इस तरीके के शब्द कहे गए। हमने अलग अलग जो स्टोरियां हैं, जो अलग अलग पक्ष हैं, उनको भी अमर उजाला उत्तर प्रदेश के दर्शकों के सामने रखा है। और सिर्फ बरेली नहीं, अयोध्या तक में, मतलब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो मुख्य पुजारी हैं राजू दास, उन्होंने कहा कि तो सार्वजनिक लव जिहाद है और इसकी अनुमति कैसे सरकार दे सकती है, ये तो उन्हीं के नियमों की खिलाफत है। तो अब एक तरीके से जो विरोध है वो अब सामाजिक तौर पर तो शुरू हो ही गया है। टेक्निकली भी ये अनुमति मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। कारण मैंने आपको बता दिया बिंदुवार कि उत्तर प्रदेश के जो नियम है और तौकीर रजा ने जो अनुमति मांगी है वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते। और कार्यक्रम वो 21 तारीख का बोल रहे हैं, 1 महीने पहले अनुमति मांगनी होती है, तो वो तय समय सीमा भी नहीं बची। अगर मान लीजिए उसमें सारी पार्टियों के साइन भी हों कि वो एक सामूहिक अपील हो, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने अपने हस्ताक्षर किए हों, तो भी उस समयावधि को वो टेक्निकली पूरा नहीं कर रहे हैं। वरुण, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षकों की मांगों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने आंदोलन की भी बात कही है। उत्कर्ष,
अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, इस मामले में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का रुख क्या रहा है? देखिए, शुरू से ही समाजवादी पार्टी इन तमाम शिक्षकों की मांग को लेकर, और उसमें एक खास बात ये भी है कि अब ये मांगे मान ली गई है, जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, जो पहली चर्चा थी कि शिक्षकों की मांगे मान ली गई, लेकिन जी। समाजवादी पार्टी ने एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। और इसका एक बहुत सिंपल गणितीय कारण समझिए, इसमें थोड़ा सा गणित है। 6 लाख शिक्षक होते हैं, 5 लोगों का परिवार, और मैंने पहले भी शो में कहा था, तो अगर 5 लोग के परिवार के हिसाब से आप देखें तो 30 लाख तो सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं। उसके अलावा शिक्षक जब पढ़ाई के कामों में होते हैं, सामाजिक तौर पर वो कई लोगों से जुड़े होते हैं। जिन स्कूलों में वहां पदस्थ होते हैं, वहां पर एक माहौल होता है। अगर एक इमेज ऐसी बनती है कि इतना बड़ा वर्ग है जो सड़कों पर है, जिनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, तो वो जो हमने देखा था कि चुनावों के दौर में भी जब बड़े बड़े संगठन एक साथ सरकार के खिलाफ होते हैं, वो बेरोजगारी के मुद्दे उठे थे, वो रोजगार न देने की बात हुई थी, वो नौकरियों की बात हुई थी, वो परीक्षाओं की बात हुई थी, तो परीक्षार्थियों का गुट ने, यूपी पुलिस के पेपर लीक से जो प्रभावित थे उन बच्चों ने, जिस तरीके से समाज में एक मैसेज जाता है, जो परसेप्शन बनता है सरकार का, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पहले दिन से दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो शिक्षकों के साथ है। और ना सिर्फ अखिलेश यादव, बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी ये बता रहे हैं कि वो शिक्षकों के साथ हैं, ताकि जो मैंने आपको बताया 30 लाख का एक गणित है, तो वो समर्थन उनको मिले। वो ये बात भी कर रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कई चिट्ठियां थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक से चिट्ठियां लिख दी गई, जिसमें सरकार पर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ने चिट्ठियां लिखी थी, खुद अखिलेश यादव ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने, विधायकों ने चिट्ठियां लिखी थी, शिक्षकों के समर्थन में लिखी थी। तो अखिलेश यादव का जो पूरा बयान है वो शिक्षकों के समर्थन का बयान था। हालांकि उस बयान का अब पूरी तरीके से औचित्य नहीं रहता। मैं पूरी तरीके से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने की एक बात आई है, रिव्यू की बात आई है, लेकिन अखिलेश यादव ये जरूर बता रहे हैं कि जमीन से जुड़ी जो लड़ाइयां हैं वो उसमें शामिल है, और उन्होंने शिक्षक संघों का खुलकर समर्थन किया है। बिल्कुल। एक्स पर केवल अखिलेश ने ही पोस्ट नहीं किया था उत्कर्ष, बल्कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी पोस्ट किया। सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के जारी विरोध पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों की बुनियादी समस्याओं को हल करने की जगह सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उत्कर्ष, मायावती ने इस मामले में और क्या कहा? इस मामले में बसपा का क्या रुख रहा है? जैसा आपने समाजवादी पार्टी वाले जो हमारी खबर थी उसमें आपने बताया कि विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, बहुजन समाज पार्टी भी कमोबेश ऐसा ही करती दिखाई दे रही है। लेकिन जो शिक्षकों के पूरे मुद्दे हैं, क्या वो सॉल्व हो पाएंगे इस तरीके से? देखिए, सॉल्व तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक नैतिक समर्थन मिलता है। जब पूरा विपक्ष आपके साथ जुड़ता है तो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। एक तो शिक्षक संघों का ही प्रेशर ग्रुप है, तमाम जो शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को तस्वीर दिखाई देती है, हर दिन हजारों की संख्या में शिक्षक, अगर मतलब आप ये देखिए ना कि आज 16 तारीख है, लगातार कहा गया कि 7 जुलाई से मतलब एक तारीख आई थी, और एक हफ्ते से हम ये सारा प्रदर्शन देख रहे हैं, सारा विरोध देख रहे हैं। 7 दिनों में सरकार आदेश जारी कराने के बावजूद दहाई की संख्या में अटेंडेंस डिजिटल नहीं ले पाई। तो एक ये ऐसी बात हो गई थी कि सरकार ने आदेश जारी किया, और 2% लोगों से ज्यादा कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब डिजिटल अटेंडेंस उत्तर प्रदेश में लगी हो। मतलब 10% बहुत दूर की बात है। तो 98% लोग जब आपको खारिज कर रहे हो, तो एक तो प्रेशर वहीं से बन जाता है। सराहना के एक उदाहरण रोज बन रहे होते हैं, उसमें विपक्ष भी जब जुड़ जाता है, और संपूर्ण विपक्ष की दृष्टि से इसको देखिए, कांग्रेस ने भी शिक्षकों का समर्थन किया है, समाजवादी पार्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर सरकार के ऊपर एक दबाव और बनता है कि देखिए, एक तो शिक्षक संघ, उनसे जुड़े तमाम शिक्षक, उनके परिवार, ऊपर से विपक्ष इसको एक नैरेटिव बना रहा है, तो सरकार की एक छवि बन रही होती है कि वो एड्रेस नहीं कर रही है प्रॉब्लम को। और जो आपने पूछा, मायावती ने अपने ट्वीट में जो लिखा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वहां बदहाली है, बजट देकर उनकी समस्याओं का हल नहीं करने के बजाय उससे ध्यान हटाया जा रहा है। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी एक ऐसा ही कदम है जिसे जल्दबाजी में बिना तैयारी के लिए थोप दिया। और अगर यही करना था, तो एक सवाल जो लगातार सरकार पर उठ रहा है कि आपने इतने टैबलेट बांटे, इतने आप डिजिटल उसको करना चाह रहे हैं, उस बजट के पैसे से समुचित संख्या में शिक्षकों की भर्ती करते, जो पद रिक्त है वो लाते, और बुनियादी सुविधाएं जो स्कूलों में होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में, उस पर पैसा खर्च करते, तो शायद शिक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती। ये सवाल मायावती उठा रही हैं, और इसके जरिए वो उत्तर प्रदेश सरकार की उस पूरी पॉलिसी पर, देखिए विपक्ष जो है ना, वो पॉलिसी का विरोध करके बताना चाह रहा है कि सरकार की नीतियों में ही दिक्कत है, और एक नीति की आलोचना शिक्षक संघ भी कर रहे हैं। तो इससे जो एक मैसेज बन रहा था, कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप जो था वो थोड़ा बहुत काम किया,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को 2 महीने के लिए फिलहाल टाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई सारे अमेंडमेंट आएंगे और इससे जुड़े जब अपडेट आएंगे, हालांकि शिक्षक संघ 2 महीने से बहुत खुश नहीं है वरुण। उनका कहना है कि हम ये नियम चाहते ही नहीं है, 1 महीना 2 महीना करके क्या होगा। और हमने वो रिपोर्ट्स भी दिखाई, जो सबसे पहले रिएक्शन है शिक्षक संघों के अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर, वो रिएक्शन भी मौजूद है कि फैसला आते ही शिक्षकों ने क्या कहा। तो हमारे जिस भी दर्शक को देखना हो कि शिक्षकों का जवाब क्या है, वो उन वीडियो को, उन खबरों को भी देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, हमने बात की समाजवादी पार्टी की, हमने बात की बहुजन समाज पार्टी की, अब बात कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय डीजीपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। प्रदेश में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों के साथ साथ लूट, हत्या, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कठोर कार्रवाई की भी मांग की। उत्कर्ष, कांग्रेस जैसा आप बता रहे थे सक्रिय दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। और आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जालौन गए थे और जालौन में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मतलब संदिग्ध तरीके से मौत हुई है। और मैं इसको कोट अनकोट बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा आरोप उस व्यक्ति के परिवारजनों ने लगाया है और वो उन्हीं परिवार वालों से मिलने और उसके बाद वहां पर तमाम तरीके की जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे मिलने गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने एक बात की शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस देश में हर दिन 6 लोग पुलिस हिरासत में मरते हैं और इस तरीके की मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। 2021-22 के वर्ष का हवाला दिया गया। एक साल में 501 लोगों की उत्तर प्रदेश में हिरासत में मौत हुई है, जो कि एक एवरेज अगर देखें तो एक दिन में हिरासत में एक मौत से भी ज्यादा है। 365 दिन होते हैं। और ऐसे में अजय राय पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि हिरासत की मौतें तो हो ही रही है, उत्तर प्रदेश क्राइम में भी नंबर 1 होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लूट के मामले, हत्या के मामले, महिला उत्पीड़न के मामले और मॉब लिंचिंग के मामले, कई ऐसे उदाहरण हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं और ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ एक उदाहरणों की फेहरिस्त भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सौंपी और कहा कि इन मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिसिया शिकायत भी उन्होंने की और कई ऐसे मामले जिसमें पुलिस के खिलाफ परिवार ने शिकायत की है। हिरासत में मौत के मामले के अलावा गलत तरीके से उठाने, प्रताड़ित करने, एक तरफा कार्रवाई करने जैसे कई ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कई बार लोग ये शिकायत करते हैं। ये शिकायतें अलग अलग फोरम में होती है, लेकिन कांग्रेस ने, जो आप सवाल में भी कह रहे थे ना, एक्टिव दिख रही है, विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से इन मामलों की भी शिकायत की उदाहरणों के साथ और कहा कि जहां जहां पुलिस के शिकायत हुई है, पुलिस के खिलाफ लोग एक कंप्लेन कर रहे हैं, वहां पर भी कार्रवाई करिए, वहां पर भी पुलिस पर एक्शन लीजिए और इन समस्याओं को एड्रेस करिए। यूपी में संपत्ति विवाद के लिए अब तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये प्रक्रिया बेहद आसान बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। उत्कर्ष, ये नई व्यवस्था क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस व्यवस्था में एक बात ये है कि इसका जो शुल्क होता है वो बहुत आसान कर दिया गया, बहुत सामान्य कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि कचहरी की जो भागदौड़ होती है वो वहां ना होकर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में होगी कि अगर संपत्ति से जुड़े विवाद में किसी भी तरीके की सहमति बनती है तो आप कचहरी तक मत जाइए। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग एक प्रस्ताव बना रहा है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ये प्रस्ताव बनाइए, उनके पास कुछ सुझाव आए थे। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि अब से उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अभी एक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आएगा, पहले मुख्यमंत्री उसको रिव्यू करेंगे, कोई सजेशन होगा वो उसमें जुड़ेगा या घटाया जाएगा, कैबिनेट रखेगा। लेकिन इसमें 2 नियमों में संशोधन होगा। स्टैंप पंजीयन के नियम 45 और 48 में संशोधन होगा। उसमें होता यह है कि 4 पीढ़ी या 4 से ज्यादा पीढ़ियों के स्वामित्व की कोई संपत्ति है और उसको लेकर लड़ाई है, तो उसमें जो सर्कल रेट होता है वो फिक्स कर दिया जाएगा, वो हर बार रिव्यू नहीं किया जाएगा। सर्कल रेट फिक्स होगा तो ऐसे क्या होगा कि उससे जो लड़ाइयां होती हैं, अब तक क्या होता था कि सर्कल रेट कभी और का है, संपत्ति कभी और की है, विवाद कभी और शुरू हुआ, मिलता किसी और को कभी और है, तो ऐसे में लोग कोर्ट में चले जाते थे कि नहीं हमको ये नहीं ये मामला चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो स्टैम्प की वजह से जो पैतृक संपत्ति के विवाद होते हैं, जो सर्कल रेट के विवाद होते हैं, जो छूट को लेकर लोग कोर्ट जाते हैं, ऐसे मामले कोर्ट में न जाएं। इसलिए इस रेट को हर साल वाली दर के बजाय एक नियम और एक क्लॉज बना दीजिए। जैसा मैंने कहा कि 4 या 4 पीढ़ी से ज्यादा पुरानी संपत्ति होगी तो फिक्स सर्कल रेट कर दिए जाएंगे, उसमें हमेशा बाजार दर और इन तमाम चीजों को नहीं रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग सीधा स्टैम्प पर गए, अगर आपस में बंटवारा हुआ है, सहमति से आपने स्टैम्प बनाया, आपने वो
उसको कागज पर दिखाया कि हम ये रेट सरकार को दे रहे हैं और उस पर विवाद नहीं होगा। दूसरी बात, तहसील स्तर पर एक विरासत रजिस्टर बनाना इस वक्त चुनौती है, क्योंकि सभी साझेदार एक साथ नहीं आते। तो ऐसे मामलों में भी ये होता था कि लोग कोर्ट चले जाते थे। आज किसी ने एंट्री की, कल को कोई और दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा एक काम करिए कि दशकों तक ये सब ना हो, इसके लिए आप सभी पैतृक संपत्ति से जुड़े जो तमाम पक्षकार हैं वो सभी एक साथ रजिस्ट्री ऑफिस चले जाएं, एक शपथ पत्र भर दें, और अगर उनमें आपसी सहमति हो तो उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही ना हो। ये रजिस्ट्री या संपत्ति विभाग में या स्टैम्प विभाग में ही ये मामले हल हो जाएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो इन मामलों के लिए भीड़ होती है वो कम हो। तो आपसी समझाइश के मामलों में जहां कीमत को लेकर, अगर आसान भाषा में समझें, जो विवाद होता था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। आपसी समझाइश के मामलों में कई बार कागज नहीं होने से लोग कोर्ट जाते थे और वहां से अधिकार लेकर आते थे। अगर आपसी सहमति है तो वो स्टैंप विभाग से, रजिस्ट्री से ही पूरा हो जाएगा। इस तरीके का प्रस्ताव है। एक बार प्रस्ताव पूरा आ जाएगा तो वो जो सारे नियम है, मतलब ये मोटा मोटा जानकारी मिलेगी प्रेजेंटेशन में क्या रखा गया था। जब प्रस्ताव पूरा आ जाएगा वरुण, तब हम पॉइंट टू पॉइंट बता पाएंगे कि व्यक्ति को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे और कितना समय बच पाएगा उन कोर्ट प्रक्रियाओं से, अगर इस पूरी प्रक्रिया को स्टैंप विभाग करता है तो। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। उत्कर्ष, बाढ़ एक बड़ा मसला हो गया है उत्तर प्रदेश में। सीएम ने इस मीटिंग में और क्या कहा, क्या निर्देश दिए, बाढ़ की क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर बाढ़ की स्थिति की बात करें, बहुत सीधा सीधा जो कहा गया वो ये कह दिया गया कि आप 24 घंटे में मुआवजा दे दीजिए लोगों को। मतलब लोग पहले तो वैसे ही परेशान हैं कि उनके घरों में पानी आ गया। इसके बाद आप उनको इस बात के लिए अगर परेशान करते हैं कि वो अधिकारियों के आगे पीछे घूमे, और बाढ़ के वक्त में जबकि कम्युनिकेशन बहुत आसान नहीं होता, पहुंचना आसान नहीं होता, कई रास्ते डूब जाते हैं, ऐसे में लोग कैसे अधिकारियों तक पहुंचेंगे? तो अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि बाढ़ से प्रभावित या बाढ़ से नुकसान हुए तमाम इलाकों का वो सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद जो भी मुआवजा देना होगा ये अधिकारी तय करेंगे कि वो मुआवजा कितना होगा और सरकारी रेट के हिसाब से होगा। उसमें असंतुष्टि का भाव नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखने को बोला गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात बोली गई वो यही थी, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली, कि जो मैंने भी आपको बताया कि 24 घंटे में ये मुआवजा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की बात करें तो जैसा आपने कहा वरुण, स्थिति सच में दिन ब दिन बड़ी और ज्यादा परेशान करने वाली होते जा रही है। कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी 17 जिलों की। अब उत्तर प्रदेश के 20 जिले और उनके कुल मिलाकर 900 गांव ऐसे हैं वरुण जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। कल आपने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था लाखों की संख्या में ये लोग हैं। अब 5.5 लाख से ज्यादा लोग, जो जानकारी मिली है, और अगर अप्रत्यक्ष रूप से देख लिया जाए, जो असर की बात मिलाई दी जाए, तब तो करीब करीब 15 लाख लोग ऐसे हैं जिसमें अगर रोजगार या कार्य क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाए, जिनका बाढ़ के कारण दैनिक दिनचर्या जो है वो प्रभावित हुई है, जिस पर असर पड़ा है। जो मैंने आपको बताया, 5 लाख से ऊपर करीब 5.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी खेती, जिनके मकान, जिनकी गृहस्थी या पशु सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में आ गए। और अगर हम बात कर लें, जैसे किसी का स्कूल है जो वहां पढ़ाने जाते हैं, फैक्ट्री हैं वो चपेट में आई हैं, लघु उद्योग लगते हैं, इस तरीके से करीब 15 लाख लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। और ऐसे में साफ तौर पर जो आदेश दिया गया कि संवेदनशील बनिए, ये भी कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित लोग वैसे ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और इसीलिए संवेदना और शिष्टता से बाढ़ पीड़ितों से पेश आइए। और मुझे लगता है बाढ़ एक ऐसा विषय है जिस पर जब भी रिव्यू मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मानवीय पहलू है वो अधिकारियों पर लाने के लिए वो बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। मतलब 24 घंटे की बात हो, संवेदनशीलता की बात हो, ये शब्दशः हमको बताया जा रहा है कि ये मीटिंग में शब्द कहे जा रहे हैं। और अगर इस पर नहीं होता तो मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि बाढ़ के बाद अगर ऐसी शिकायतें मिलेंगी वरुण, तो ये मान लीजिए, पहले भी हमने उदाहरण देखे और हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाढ़ प्रभावितों के मुआवजा देने या उनको राहत देने के मामले में अगर गड़बड़ियां हुई तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वो उस मूड में है। मतलब वो लगातार अगर आदेश दे रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को बेहतर मदद मिले, संवेदनशीलता के साथ मदद मिले, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो बहुत सारे अधिकारी निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए देखना है कि रिव्यू सिस्टम पर वो जो राहत मिल रही है उसमें कोई गड़बड़ी ना आए, इसका अधिकारियों को अब ख्याल रखना होगा। बिल्कुल। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जल जीवन मिशन की प्रगति की स्थिति पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने की मुहिम को यूपी ने शानदार तरीके से अंजाम दिया है। उत्कर्ष, उन्होंने और क्या कहा है और
इस मामले में जो यूपी का प्रदर्शन है वो हकीकत में रहा किस तरह है? देखिए, जहां तक हकीकत के प्रदर्शन की बात है तो उसमें दो बातें आती है। एक, हर घर जल या हर घर जल की जो पूरी स्कीम की बात होती है, उसका असली चेक हो सकता है जब गर्मियों का मौसम शुरू हो, क्योंकि बारिश के समय पर कई बार जो तमाम जो लोग होते हैं उनके पास जो अपने रिसोर्सेज होते हैं उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, तो शिकायतें दरअसल नहीं आ पाती। अगर नल में पानी नहीं भी आ रहा तो लोगों के अपने जो सामूहिक एक तरीके से आप मान लीजिए अपने ट्यूबवेल होते हैं या अपने बोरिंग जो की होती है उसमें पानी लेते हैं। जब वाटर लेवल सच में नीचे गया, इस पूरे मिशन का जो असली उद्देश्य था वो उत्तर प्रदेश के दो इलाके विंध्य और बुंदेलखंड, जहां पर सच में ग्राउंड वाटर की दिक्कत है, वहां इसका रियलिटी चेक हो सकता है। और खासतौर पर जो मैंने आपको कहा गर्मी के सीजन में, तो फिलहाल सरकार के जो आंकड़े हैं मैं वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जी। उस पूरे प्रेजेंटेशन में तो दिया गया जिस पर तारीफ हुई है, 84.19% ग्रामीण परिवारों तक टैप कनेक्शन पहुंचाने की बात की गई। मतलब कुल मिलाकर ये जो संख्या होती है कनेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये करीब 2,23,86,760 कनेक्शन होते हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि 13,43,00,000 से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला है। 2019 से पहले ये संख्या सिर्फ 5,16,000 परिवारों की थी, जो अब 13 करोड़ हो गई है। और ये जो जंप है, इस पर यह दिखा था कि ये बहुत बेहतर है। इसमें खास तौर पर दो क्षेत्र जिसका मैंने आपको जिक्र किया, बुंदेलखंड और विंध्य को देखा गया। विंध्य में दो जिलों की रिपोर्ट मेरे पास इस वक्त है। मिर्जापुर में 97% से ज्यादा सफलता दिखाई गई है। बताया गया है कि उतने घरों में टैप वाटर पहुंच चुका है, यानी नल लग चुके हैं, कनेक्शन आ गए। और सोनभद्र में 77%। बुंदेलखंड के करीब करीब हर जिले ने 97% से ऊपर का आंकड़ा दिखाया है, अगर एक जालौन को हटा दें तो। महोबा 99, झांसी 98, ललितपुर 99, चित्रकूट 98, बांदा 99, जालौन 94 और हमीरपुर वापस 98%। तो जिस तरीके के दावे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि जब वो सीजन आएगा, जब वो मौसम आएगा, तभी असली रियलिटी टेस्ट हो सकेगा, तभी ये रियलिटी चेक हो सकेगा कि दावे कितने सही हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं बुंदेलखंड में 90-99% तक के आंकड़े हैं, तो ये देखना होगा कि वो तस्वीरें जो हमने उत्तर प्रदेश में एक दौर में देखी हैं कि वाटर टैंकर की ट्रेन तक चलानी पड़ती थी, मालगाड़ी से वो पानी पहुंचाना पड़ता था, वो तस्वीरें शायद ना आए। और अगर आता है तो वो अदम गोडवी साहब जो लिख गए हैं ना कि फाइलों में सब कुछ गुलाबी है, वो ज्यादा शायद चरितार्थ होता दिख जाएगा। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।